हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एसएसटी क्लास 10th लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। आई होप आप इस पर फोकस करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट इंडियन ट्रेन वाज ट्रेवल्ड। तो पहली बार कब इंडिया में ट्रेन चलाई गई थी? आंसर है 1853 मुंबई टू ठाणे। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहले इंडिया में ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है। सेकंड, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो ये NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी, बनारस से, या जिसे हम बनारसी बोलते हैं, वहाँ से कन्याकुमारी तक बना है NH7, जो सबसे इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे है। ठीक है। नेम द रोड विच हेल्प मिलिट्री मतलब हमारी आर्मी के हेल्प के लिए कौन से रोड बनाए जाते हैं? बॉर्डर रोड। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड। जो हमारे, जैसे हमारे इंडिया का मैप है, ये दूसरा देश है, तो किनारे किनारे किसी भी देश की बाउंड्री किनारे किनारे जो रोड बनाए जाते हैं वो बॉर्डर रोड होते हैं, जो बॉर्डर बनाए जाते हैं। ठीक है। और हमारी मिलिट्री की मूवमेंट के लिए होते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे मतलब साउथ इंडिया में जो रेलवे का हेड है वो कहाँ है? हेड ऑफिस चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। हाउ मच इज़ लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्री सीमा है, समुद्र की जो इंडिया का बॉर्डर जो समुद्र से टच है, उसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट ऑफ टू बी डेवलप्ड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद सबसे पहला पोर्ट मतलब जहाँ पे पानी के जहाज़ खड़े होते हैं, कहाँ डेवलप हुआ था सबसे पहले? कांडला गुजरात में। ठीक है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ न्यू अरीवल ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो ट्रांसपोर्ट तो आप जानते हो, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, रेल ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन एक नया ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो है आपका पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये नया अभी स्टार्ट हुआ है कुछ सालों में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH1, नेशनल हाईवे 1 सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है। नेम द एक्सट्रीम सिटीज़ विच आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को कौन से शहर जोड़ते हैं? ईस्ट में मतलब है आपका सिलचर आसाम में है, और पोरबंदर वेस्ट में है, ये है गुजरात में। तो सिलचर से पोरबंदर, ये दो सिटीज़ हैं जो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ते हैं। ईस्ट में क्या है? ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा में कौन सा? सिलचर। और वेस्ट में क्या है? पोरबंदर। याद रहेगा। विच डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड। जो जिला के रोड होते हैं, ठीक है, राज्य में जिला होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, उनके जो रोड्स होते हैं उनको मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला परिषद की। किसकी होती है? जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले में जो रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद की होती है। 6 लेन हाईवेज आर कॉल्ड। जो 6 लेन के हाईवेज होते हैं, जैसे 6 लेन मतलब एक साथ गाड़ी 6 गाड़ियाँ निकल सकती हैं, 6 लाइन हाईवे के रोड्स होते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये 6 लेन के हाईवेज होते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय। अब जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है या 6 लेन हाईवेज, इनको कौन मेंटेन करता है? इसकी देखरेख कौन करता है? NHAI। ठीक है, कौन करता है? NHAI। फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। जितने भी एक्सप्रेसवे भी बनते हैं ये भी NHAI ही बनाती है, इसकी देखरेख में का काम होता है। नेक्स्ट, विलेजेस आर कनेक्टेड टू मेजर टाउन्स थ्रू दिस स्कीम। तो इस योजना के तहत जितने भी गांव के रोड हैं वो आपस में जोड़े गए, मतलब गांव की सड़कें बनाई गई हैं। उसका नाम क्या है स्कीम का, योजना का? PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना, इसके थ्रू जितने भी गांव हैं आपस में जोड़े गए हैं इन सड़कों से। बी बॉर्डर रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय, अभी तो हमने पढ़ा था कि बॉर्डर रोड वो होते हैं जो हमारी आर्मी के लिए बनाए जाते हैं हमारे देश की सीमाओं पे, ठीक है। और इनको कौन बनाता है? BRO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन रोड को बनाती है। तो BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोवाइड्स डोर टू डोर कनेक्टिविटी, तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो हमें डोर टू डोर घर तक सर्विस प्रोवाइड करता है? रोडवेज। तो रोडवेज ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन हमें अपने घर तक नहीं छोड़ती, प्लेन हमें घर तक नहीं छोड़ता, शिप हमें घर तक नहीं छोड़ता, रोड हमारे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। बल्क करियर अक्रॉस द नेशन, मतलब बहुत हैवी जो माल ढोया जाता है पूरे देश में वो किसके थ्रू? वाटरवेज मतलब पानी के रास्ते, ठीक है। आप देख रहा होगा जो कंटेनर्स होते हैं, एक ट्रेन में बहुत सारे कंटेनर लोड होते हैं। अब एक शिप में इतने सारे कंटेनर होते हैं जिसमें कई सारी ट्रेनों का माल भरा होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हैवी वर्क जो सामान लाना ले जाना होता है वो वाटरवेज के थ्रू होता है, ठीक है। बल्क कैरियर विद इन इंडिया, और देश के अंदर रेलवे भारी सामान ढोने के काम आती है, कि हमारे देश के अंदर तो बहुत बड़े समंदर है नहीं बीच में। तो एक देश से दूसरे देश तक हैवी सामान को ले जाने के लिए क्या है हमारा? वो वाटरवेज है, एक देश से दूसरे देश तक। बट हमारे देश के अंदर हैवी माल को ढोने के लिए क्या है? रेलवे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर, फ्रेट होता है सामान और पैसेंजर मतलब यात्री, इनको ढोने का सबसे मेन ट्रांसपोर्ट का साधन हमारे इंडिया में कौन सा है? रेलवे में आपने देखा होगा एक बस में तो 60-70 लोग आते हैं, लेकिन एक ट्रेन में हज़ारों लोग आ जाते हैं और लॉन्ग रूट तक ले जाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। सो रेलवे हैवी सामान और पैसेंजर को, ठीक है, फ्रेट और पैसेंजर्स को ढोने के लिए मेन सोर्स है, मेन ट्रांसपोर्ट साधन है। विड्थ ऑफ 2 ट्रैक्स ऑफ ब्रॉड गेज, तो जिस ट्रैक पे ट्रेन चलती है, ठीक है, उनके बीच का जो गैप होता है, जिस गेज पे चलती है, इस पे इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 mm, ठीक है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई, लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है? 1.676 mm। ये आंसर आता है पेपर में। नेम नॉर्थ साउथ, अच्छा ईस्ट वेस्ट आपको बताया था मैंने कॉरिडोर कि सिलचर टू पोरबंदर, लेकिन नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ कौन सा है? कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड? ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो ट्रेड्स बिटवीन 2 कंट्रीज इट कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, जब 2 देशों के बीच में ट्रेड हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, इसमें सामान का भी एक्सचेंज होता है, सर्विस का भी एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन का भी होता है, ठीक है, और नॉलेज का भी लेन देन होता है। तो ट्रेड में आप किसी कमोडिटी मतलब किसी सामान का भी लेन देन कर सकते हो, किसी सर्विस का भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन का भी कर सकते हो, किसी नॉलेज का भी हम लेन देन करते हैं। रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन नेशंस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ट्रेड, ठीक है। तो 2 देशों के बीच में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, 2 देश के बीच में, 2 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जितना हम इंपोर्ट करते हैं और जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, याद रहेगा। रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन नेशंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ट्रेड। जैसे हमारा इंडिया है, मान लो जितना इंपोर्ट कर रहा है और कुछ हमारा एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट,
बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है। पहला सरप्लस ट्रेड, क्या है सरप्लस ट्रेड, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड एंड सर्विसेज इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। ठीक है, अगर किसी कंट्री का जो एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज़्यादा है, मतलब जो हम दूसरे देशों में भेजते हैं वो ज़्यादा है और जो इंपोर्ट करते हैं वो कम है। ठीक है, क्या समझाया? जो सर्विस और गुड्स हम बाहर भेजते हैं दूसरे देशों में, एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है देन जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे सरप्लस ट्रेड। क्या बोलेंगे? सरप्लस ट्रेड। सेकंड आता है ट्रेड डिफिशिएट। इसका मतलब क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस या फिर ट्रेड डेफिसिट। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर हम अपने कंट्री से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट दूसरे कंट्री से अपने देश के लिए ज़्यादा कर रहे हैं तो इस केस में ट्रेड को हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट आते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रेड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड। ठीक है, तो एक देश अपने में ही सब कुछ नहीं हो सकता है, एक कंट्री में हर चीज़ नहीं मिल सकती, इसलिए हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है। दूसरे देशों से कुछ चीज़ें मंगानी पड़ती हैं और अपने देश से भी कुछ चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, सेकेंड, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री लीड टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा बेस्ट होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज सच ट्रेड्स प्रोवाइड्स सो मैनी जॉब्स टू वर्कर्स एज वेल एज बिजनेस टू ट्रेडर। क्योंकि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करने से लोगों में एम्प्लॉयमेंट मिलता है और हमारा देश भी, ठीक है, आगे बढ़ता है। इट इज़ थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी अर्न मच ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज विच रिक्वायर टू इम्पोर्टिंग मैनी एसेंशियल गुड्स। अब इंटरनेशनल ट्रेड से बहुत सारा हमें फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भी मिलती है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर का पैसा भी, हम डॉलर वगैरह हम कमा सकते हैं। अपना सामान दूसरे देशों में बेचेंगे तो उसके बदले हमें वहाँ की करेंसी मिलेगी ना। ठीक है, तो ये है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब दूसरे देशों से भी हम पैसा निकाल सकते हैं अपना सामान बेच के। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फॉरेन ट्रेड से टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र होता है। आपको पता है हमारे देश में हर चीज़ तो मिलती नहीं है, टेक्नोलॉजी में हम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो हम जापान, जर्मनी, कोरिया या इन देशों से टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं, नई नई मशीनें या नए नए सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंशन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से मेन साधन हैं? पहला आता है रोडवेज, सेकंड वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस एंड रेलवेज। तो रोडवेज तो आप जानते हो, रोड से हम आना जाना करते हैं। वाटरवेज, पानी के थ्रू, पानी में जहाज़ या नाव चला के हम सामान को इधर उधर ले जाते हैं। एयरवेज, ठीक है, एयर से पैसेंजर या फिर सामान को ढोया जाता है। पाइपलाइन के थ्रू और रेलवे के थ्रू। ओके, व्हाट आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है और उसके कौन कौन से तरीके हैं? एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ एनी टू मीडिया। और दो मीडियम आपको बताने हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, दीज आर दोज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वन कैन कम्युनिकेट विथ सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक इंसान अगर बोलता है तो बहुत सारे लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं या उसका मैसेज बहुत सारे लोगों में जाता है, जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न। ठीक है, तो रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज़ आती है तो एक पर्सन वहाँ पे कोई बात लिखता है या बोलता है तो वो बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं या देखते हैं, तो इसको बोलते हैं मास मीडिया। ठीक है, या मास कम्युनिकेशन। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेंशियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है मास कम्युनिकेशन। ओके, इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड कीप्स द व्यूअर्स वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड। तो मास कम्युनिकेशन से हम लोग अपना एंटरटेनमेंट, मनोरंजन तो करते ही हैं, गेम्स देखते हैं, मूवीज, सॉन्ग्स, ठीक है,
बट हम दुनिया के पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है इसके थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियो के बारे में, किसी एक के बारे में पढ़ लेते हैं किसकी क्या फीचर्स हैं, ठीक है। सो पहला था रेडियो। इट इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो बहुत ज़्यादा सस्ता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। गांव में गरीब से गरीब छोटे छोटे लोगों के पास रेडियो मिल जाएगा। आज की डेट में तो मोबाइल ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के बिहाफ पे रेडियो लेना है, क्योंकि टीवी हर किसी के पास होना पॉसिबल नहीं है। बिसाइड द एंटरटेनमेंट के अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड प्रोमोट सोशल एजुकेशन। तो आप एंटरटेनमेंट तो करते ही हो मास कम्युनिकेशन से, बट इससे हमें इंफॉर्मेशन जानकारी भी मिलती है, बहुत सारी खबरें सुनते हैं, और प्रमोट सोशल एजुकेशन, और समाज में शिक्षा भी बढ़ती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स के रोड होते हैं? मोस्टली 6 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है, फर्स्ट आपका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवे। जितने भी सुपर हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये एक टाइप के रोड्स होते हैं। सेकंड आता है आपका नेशनल हाईवेज, ठीक है। थर्ड है स्टेट हाईवेज। फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। 5 है अदर रोड्स और रूरल रोड्स, विलेज रोड्स। 6 है बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो बॉर्डर रोड्स मैंने आपको बताया कि बॉर्डर रोड्स वो रोड्स होते हैं जो सिर्फ आर्मी के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारे देश की बाउंड्री पे रोड बनाए जाते हैं, ताकि दूसरे देशों से अगर हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, कभी इमरजेंसी हो, तो हमारी आर्मी फटाफट वहाँ पे पहुँच सके, ठीक है। विलेज रोड्स मतलब जो गांव में जो सड़कें होती हैं, उन रोड्स को हम क्या बोलते हैं? अदर रोड्स या विलेज रोड्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं जो जितने गाँवों को जिले से जोड़ने के लिए होते हैं, ऐसे रोड्स को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। स्टेट हाईवेज उन हाईवेज को बोलते हैं जो स्टेट की कैपिटल में राजधानी से, जैसे मान लो यूपी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, तो लखनऊ से जितने भी यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जोड़ने का काम करेगा, उनका नाम रहेगा स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवेज वे हाईवेज होते हैं जो अलग अलग स्टेट को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे NH1, NH24, ठीक है, NH7। तो अलग अलग स्टेट को आपस में जोड़ने के लिए नेशनल हाईवेज होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड गैस और स्लरीज थ्रू पाइप मेड ऑफ ड्यूरेबल मेटल और अ प्लास्टिक ट्यूब इज कॉल्ड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में हम किसी भी लिक्विड मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, वाटर, है ना, गैस को भी हम पाइपलाइंस के भेजते हैं। स्लरीज थ्रू पाइप से भेजते हैं, और पाइप हमारे प्लास्टिक के होते हैं, किसी मेटल के बने होते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं जो पेट्रोलियम होता है ना हमारा, जो ज़मीन से निकलता है, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। उसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका है पाइपलाइन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG बोलते हैं, इवन सॉलिड लाइक आयरन और इन स्लरी फॉर्म, मतलब पेस्ट लिक्विड की फॉर्म में इनको वाटर में घोल के पाइपलाइंस के थ्रू हम भेजते हैं। किसमें? रिफाइनरीज में, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, जहाँ फैक्ट्री में फर्टिलाइज़र बनते हैं, एंड बिग थर्मल पावर प्लांट, और जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे इनको हम भेजते हैं पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन द सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। तो सलाया गुजरात से जालंधर पंजाब के लिए भी ऑयल पाइपलाइन पड़ी हुई है, ठीक है। वाया कहाँ से होके जाती है? विरागम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, ठीक है, इन जगह से होके ये पंजाब जाती है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयाली नियर वडोदरा, गुजरात, ठीक है। इनकी ब्रांचेस हैं यहाँ कनेक्ट करने के लिए, चक्सू एंड अदर प्लेसेस। गैस पाइपलाइन फॉर हज़ीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़ीरा की गैस पाइपलाइन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, यूपी में जगदीशपुर से कनेक्ट करता है हज़ीरा। वाया
विजयपुर इन एमपी से होके जाता है। इट हैज़ ब्रांचेस इन कोटा राजस्थान, और राजस्थान में इसकी ब्रांचेस हैं। शाहजहानपुर, बबराला एंड अदर प्लेस इन यूपी। तो दो आपके पड़े, एक तो जो सलाया से जालंधर पंजाब तक है, और दूसरा हजीरा से, ठीक है, जगदीशपुर तक। Rich agricultural resources and great industries activities in the Great Plains as compared with Himalayan mountains further provides favorable condition for the development of railway। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड ग्रेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन द ग्रेट प्लेन्स एज कम्पेयर टू हिमालयन। देखो, पहाड़ों पे जितना चीज़ें होती हैं वो इतना प्लेन नहीं होता, लेकिन जो एग्रीकल्चर है या प्लेन जगह होती हैं, इंडस्ट्रीज जहाँ होती हैं, ठीक है, वो रेलवे वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ NHAI, CPWD एंड SPWD। NHAI, CPWD और SPWD का क्या वर्क है, क्या काम है? तो पहले हम बात करते हैं NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। लेड एंड मेंटेन्ड द मेजर रोड्स ऑफ इंडिया लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड सुपर हाईवेज। तो जितने सुपर हाईवेज मतलब जितने भी एक्सप्रेस वेज हैं, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वो रोड हैं जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ता है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ने का काम करता है। और सुपर हाईवेज एक्सप्रेस वे बन रहे हैं आजकल बहुत सारे, इन सब की देख रेख कौन करता है? NHAI, समझ गए। आता है CPWD, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लेड एंड मेंटेन्ड बाय द प्राइमरी रोड सिस्टम इन ऑफ इंडिया लाइक नेशनल हाईवे। जितने भी नेशनल हाईवे जो राज्यों को आपस में जोड़ते हैं, नेशनल हाईवे को कौन देखता है? CPWD, समझ गए। तो NHAI तो सुपर हाईवेज और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए है। CPWD जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनको, या नेशनल हाईवेज होते हैं, इनको कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। SPWD स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लेड एंड मेंटेन द स्टेट हाईवेज, ये स्टेट हाईवे को मेंटेन रखता है, ठीक है। और CPWD नेशनल हाईवेज को मेंटेन करता है, NHAI गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या सुपर हाईवेज को मेंटेन करता है, ठीक है। ये इनके वर्क हैं अपने अपने फील्ड के। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क। अच्छा, इंडियन पोस्टल नेटवर्क मतलब जो होता है, जो पोस्ट ऑफिस का तो आपने सुना होगा। और पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत सारे, पहले तो चिट्ठियाँ भेजते थे, आज की डेट में हम कोरियर या कुछ स्पीड पोस्ट वगैरह भेजते जो अर्जेंट भेजना होता है, या हमारे घरों में कुछ बैंक से कोई पोस्ट आती है या कोई सरकारी ज्वाइनिंग के लिए लेटर आते हैं, तो बाई पोस्ट ही आते हैं। तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो पोस्टल नेटवर्क जो इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ मेल, 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल, ठीक है। पोस्टल सर्विस में 2 टाइप के मेल होते हैं, एक आपका फर्स्ट क्लास मेल हो गया, सेकंड क्लास मेल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट क्लास मेल इंक्लूड कार्ड एंड एनवलप। जो भी हम कार्ड मतलब कोई चिट्ठी जाए के भेजते हैं या कोई लिफाफे, एनवलप लिफाफे भेजते हैं, इनको बोलते हैं फर्स्ट क्लास, ये हल्के होते हैं। सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। तो सेकंड में हम कोई बुक भेजनी है, कोई पैकेट भेजना जो हैवी सामान है, सिर्फ पेपर या एनवलप या कोई कार्ड भेजोगे उसको फर्स्ट क्लास में कैटेगरी में डालेंगे। और जिसमें हम बुक्स, पैकेट या कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इस टाइप की चीज़ भेजते हैं, वो आपका सेकंड क्लास की कैटेगरी में आता है। फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ मेल 6 चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगर किसी मेल को आपको बहुत जल्दी भेजना है, स्पीड पोस्ट भेजना है, तो उसके लिए 6 चैनल्स हैं। चैनल मतलब 6 रास्ते हैं। देयर राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल। तो ये 6 चैनल हैं जो क्विक, बहुत जल्दी सर्विस के लिए बनाए गए हैं पोस्टल सर्विस में, ठीक है।
व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवेज हैं उनका क्या रोल है, मतलब क्यों हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताया था मैंने अभी, स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, जो अलग अलग स्टेट को जोड़ते हैं। क्या लिखा है, दीज हाईवेज कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर, दो स्टेट्स को आपस में जोड़ते हैं। और नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस कौन करता है, अभी तो बताया था, CPWD। ठीक है। दीज हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्सट्रीम मतलब जो बहुत दूर दराज की, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर, तो दूर दूर के स्टेट को जोड़ने का काम करते हैं। दीज नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट 2% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क बट 40% ऑफ टोटल रोड ट्रैफिक। तो जो बनाने के हिसाब से सबसे 2%, मतलब अगर 100% रोड हैं तो 2% रोड आपके कौन से हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं। लेकिन ट्रैफिक 40%, जितना देश में ट्रैफिक चलता है उसका 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवेज में जाता है। मतलब रोड कम बने हुए हैं पर इनमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है। दीज रोड्स कनेक्ट लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड सम इवन पास थ्रू कंजेस्टेड सिटीज़। तो ये रोड लंबे लंबे दूरियों के लिए, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस के लिए बने हुए होते हैं। छोटे छोटे रोड्स नहीं होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। और ये लेकिन कई बार छोटे छोटे बट कंजेस्टिव घनी आबादी के बीच से भी इनका रास्ता जाता है। ठीक है। तो ये है आपका सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। पोर्ट आप समझते हैं, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे पानी के जहाज रुकते हैं। अब पोर्ट हर जगह तो दिल्ली में, मुंबई, दिल्ली में बीच में तो नहीं हो सकते, ये वहाँ होते हैं जहाँ पे समुद्र होता है, जैसे मुंबई हो गया, कोचीन, कांडला, विशाखापट्टनम, कोलकाता। ठीक है, तो ऐसी जगह। अब इनके क्या हमारी इकोनॉमी के लिए क्या रोल है, हमारे देश की ग्रोथ के लिए क्या रोल है। मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड है, मतलब विदेशों से जो भी माल आता जाता है हैवी, वो ज़्यादातर किससे, पोर्ट्स के थ्रू होता है, जहाज के, शिप के थ्रू होता है। और वहाँ पे पोर्ट्स का होना जरूरी, जैसे रेलवे के लिए स्टेशन का होना जरूरी है, वैसे ही शिप्स के लिए पोर्ट का होना जरूरी है। और कहेंगे कहाँ, दिस अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बीइंग कैरिड थ्रू सी। इंडिया में जितना ट्रेड होता है इंटरनेशनल दूसरे देशों से, और उसका 95% किससे होता है, शिप्स के थ्रू। ठीक है, उसमें पोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट आर मेजर पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये मैप भी इसका आता है, इसका मैप में भी आप फिल कर लेना। ठीक है, कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम, ठीक है, चेन्नई, ये मेजर मेन पोर्ट हैं जिससे हमारा इंडिया ट्रेड करता है अदर कंट्रीज से। ठीक है। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज, अभी तो जो हम ऊपर बात कर रहे थे पोर्ट की, तो पोर्ट क्या है, वाटरवेज पानी के रास्ते से ही तो काम करते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, सबसे महंगा एयर है, फिर रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, रेलवे थोड़ा सस्ता पड़ता है, और सबसे सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट पड़ता है। इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी बल्की एंड हैवी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। और ये सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि बल्कि मतलब हैवी सामान को ढोने के लिए काम आता है, लेकिन कम कीमत पे हैवी सामान को हम इससे ढो सकते हैं। इट इज़ द फ्यूल एफिशिएंट एज वेल एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब पानी भी चलता है, उसमें फ्यूल बहुत कम लगता है और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ऑल पेरेनियल रिवर्स कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल रिवर्स होती हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है। ठीक है, अब रिवर्स में आप शिप या छोटी बोट्स या स्टीमर्स हम चला के ट्रेड कर सकते हैं। मेंशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एयरवेज, मतलब एयरवेज, ठीक है, शिप जो उड़ने वाले एयरपोर्ट एयर होते हैं, एरोप्लेन, उसके क्या मेरिट्स, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो पहले मेरिट्स की बात कर लेते हैं, मतलब उसके फ़ायदे। फर्स्ट, एयरवेज प्रोवाइड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्ट, सबसे तेज जो ट्रांसपोर्ट का साधन है वो क्या है आपका, एयरवेज। इट ऑल्सो द मोस्ट कंफर्टेबल
ये बहुत ज़्यादा आरामदायक भी होता है। एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आरामदेह है और बहुत जल्दी पहुंचाता है। थर्ड, फॉर inaccessible, remote and hostile areas, एयरवेज आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट ढंग से समझ लेना। इनएक्सेसिबल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे जंगलों के ऊपर से जाना है, समुद्र के ऊपर से जाना है। रिमोट बहुत दूर दराज का एरिया है, जैसे अगर यहाँ से अमेरिका जाओगे तो आप ट्रेन तो पकड़ोगे नहीं, क्योंकि रास्ते में जंगल भी है, समुद्र भी है। होस्टाइल एरियाज जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो सबसे बेस्ट वहाँ पे क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट है। जल्दी भी पहुँचाएगा और कोई भी रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। ड्यूरिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, एयरवेज हैव प्लेड अ वाइटल रोल। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं सुनामी या कुछ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर जाता है, भूकंप जाता है, तो वहाँ पे जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनको बचाव के लिए एयरफोर्स हमारी काम करती है, हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एयर वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट, दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ गुड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब जिनका मान लो कोई सामान है और आपको कम टाइम में पहुंचाना है, बहुत जल्दी, बहुत अर्जेंट है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मैक्स हॉस्पिटल है, ठीक है, तो मैक्स हॉस्पिटल की उसकी एयर एम्बुलेंस भी है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत जल्दी कहीं भेजना है तो उनका अपना प्लेन है, जिसके थ्रू वो अपना प्राइवेट प्लेन है, उसको एयर एम्बुलेंस बोलते हैं, जिससे दूसरे हॉस्पिटल में या कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये उसका एडवांटेज है। डीमेरिट्स, इसका नुकसान तो एक ही है, दिस इज़ कॉस्टिएस्ट वन, सबसे महंगा है। तो हर इंसान इसका एडवांटेज नहीं ले सकता, जिस पे पैसा है वही इसके एडवांटेज ले सकता है, या बहुत अर्जेंटली है तो ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द रीजन्स वेयर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे ट्रैक्स एंड वाई। तो आप उन रीजन्स मतलब उन जगहों के नाम बताओ जहाँ पे रेलवे ट्रैक को ले मतलब बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और क्यों मुश्किल है ये बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट, लार्ज रिवर्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। तो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे गंगा नदी है, ठीक है, इन नदियों पे बहुत बड़े ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। अक्रॉस दियर वाइड ब्रेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टिकल। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रेलवे के सामने आता है कि अगर बहुत बड़ी नदी है तो वहाँ पे पुल बनाना का काम में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लेड रेलवे ट्रैक इन द हिली टेरेंस ऑफ द पेनिनसुलर रीजन थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स, ठीक है। अगर मान लो कहीं आप पहाड़ी इलाके में हैं, तो वहाँ पे ऊपर नीचे खाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहाँ पे रेलवे को बिछाना बहुत मुश्किल काम होता है। वहाँ पे टनल्स, ठीक है, सुरंगें बनानी पड़ती हैं, तो रेलवे से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। हिमालयन रीजन इज़ ऑल्सो अनफेवरेबल, जहाँ पे हिमालय होते हैं वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ। हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इस पास पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अब जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ रेलवे की लाइन बिछा के कोई पागलपंती तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जब पब्लिक ही नहीं है तो रेलवे क्यों बिछाएंगे। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, लेक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है, लोगों की पॉपुलेशन भी नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं, तो हिमालयन में अनफेवरेबल, वहाँ पे सही सूटेबल नहीं है रेलवे ट्रैक को बिछाना। दूसरा आपको बता दिया, रिवर्स जो होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक मैं चीज़ और इंक्लूड करूँगा, जैसे आपका राजस्थान, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड है, रेत है, वहाँ भी लोग दूर दूर रहते हैं, तो वहाँ पे भी रेलवे ट्रैक को बिछाना बहुत मुश्किल। डेजर्ट ऑफ व्हाट इज, डेजर्ट में रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। क्लासीफाई रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रोड के कितने टाइप्स होते हैं आपने पढ़ लिया, 6 टाइप्स के, ठीक है, लेकिन जब उनको बनाते हैं रोड्स को, तो कितने टाइप के मटेरियल का यूज़ होता है, उसके हिसाब से रोड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल, कि उनको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो 2 टाइप के हैं, मेटल रोड और अनमेटल रोड, ठीक है। फर्स्ट है आपका मेटल रोड, मे बी मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट का बना होता है, कॉन्क्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल, ठीक है।
कोल के बिटमिन का बना होता है, कंक्रीट का, सीमेंट का। दीज आर पक्का रोड्स, क्या बोलते हैं इनको? पक्का रोड, पक्के रोड्स बोलते हैं। एंड ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर मतलब हर मौसम में ये सही रहते हैं, आप गाड़ी से चल सकते हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज रोड्स आर ब्रॉड एंड स्मूथ आर ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। ये चौड़े भी होते हैं, स्मूथ, बहुत फ्लैट, मतलब बड़े आराम से गाड़ी कंफर्टेबली चला सकते हो। बिटुमिन्स रोड्स समझते जो ब्लैक, जैसे हम बोलते हैं डामर से, ब्लैक काले वाले से बनाया जाता है। कंक्रीट, सीमेंट से आजकल रोड बन रहे हैं, आरसीसी के रोड्स। अच्छा, एक रोड आते हैं अनमेटल रोड, ये क्या है? गो आउट यूज इन द रेनी सीजन, क्योंकि ये कच्चे रोड्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कच्चा रोड भी कहते हैं। रोड्स आर नैरो, बहुत पतले रोड होते हैं। एंड अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ भी होते हैं। गेट डैमेज ड्यूरिंग सीजन, और बारिश के टाइम में ये रोड बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दीज रोड्स आर कॉमन इन रूरल एरिया, जो गांव के एरिया होते हैं वहाँ पे इन रोडों को बनाया जाता है, ठीक है। तो रेनी सीजन में ख़राब हो जाते हैं, इन्हें कच्चा रोड भी कहते हैं। ये पक्का रोड है ऊपर मेटालिक, और ये क्या है? कच्चा रोड, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड्स इन इंडिया? इंडिया में जो रोड्स होते हैं, रोड बनाए जाते हैं, उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? आप रोड से जब ट्रेवल करते हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? फर्स्ट, इनएडिक्वेट रोड नेटवर्क टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितने लोगों की पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा रोड्स नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट रोड मतलब रोडों की कमी है। टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, जिससे लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, आधे से ज़्यादा रोड क्या है? अनमेटल्ड मतलब कच्चे रोड हैं जो बारिश में ख़राब हो जाते हैं। एंड दिस लिमिट्स दियर यूजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन, और बारिश के टाइम में जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रोड्स की। द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू, जो नेशनल हाईवेज बहुत ज़्यादा बनने चाहिए, तो इनकी भी कमी है। मोर ओवर रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़, और शहरों में बहुत ज़्यादा कंजेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, बहुत ज़्यादा जो रोड्स पे पुल बने हैं नालों पे, नदियों पे, वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रोड्स हैं आपके इनएडिक्वेट है, मतलब बहुत कम है जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग। दूसरा है कि अनमेटल रोड ज़्यादा हैं, जिससे वो रेनी सीजन में ख़राब हो जाते हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेशनल हाईवेज़ बहुत कम संख्या में हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम है। और रोडवेज़ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सिटीज़ में, शहरों में आपने देखा बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक लग जाता है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट मतलब उनका जितना ज़रूरत है वो उतने संख्या में नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ मेंड बाय ट्रेड, ट्रेड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लोकल ट्रेड? ट्रेड क्या होता है और इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल ट्रेड में क्या डिफरेंस है? देखो, ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज इज रिफर्ड टू ट्रेड। तो दो लोगों में आपस में सामान का लेन देन होना, चाहे वो दूसरे देशों के लोग हों या अपने देश के लोग हों, उसे क्या कहते हैं? ट्रेड, ठीक है। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का लेन देन करना। मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक्स प्लेस, और ये एक्सचेंज कहाँ होता है? मार्केट में होता है, बाजार में होता है। दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, आपको बताया है। फर्स्ट आता है इंटरनेशनल, सेकंड है नेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, दो कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इट में टेक्स प्लेस थ्रू सी, ये सी समुद्र के रास्ते हो सकता है, एयर हवाई रास्ते से हो सकता है, एंड लैंड रोड ज़मीन के रास्ते से भी हो सकता है ट्रेड। एडवांसमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज इंडेक्स ऑफ टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और जिस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा वो देश इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब वो देश, उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा होगी। इट इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर द कंट्री, इसीलिए जो इंटरनेशनल ट्रेड को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। किसी देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि उससे किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल ट्रेड। वाइल नेशनल ट्रेड्स और लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन एंड विलेजेस, स्टेट लेवल इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। तो किसी गांव में, किसी शहर में, किसी टाउन में जब एक ही देश के अंदर या दो राज्यों के बीच में, दो स्टेट के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसे बोलते हैं नेशनल ट्रेड। अपने देश के अंदर दो गांवों के बीच में ट्रेड हो रहा है, दो टाउन्स में हो रहा है, ठीक है, या सिटीज़ या स्टेट्स के बीच में, इसको बोलते हैं नेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड हो गया जो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। ओके, डन। डिस्क्राइब फैक्टर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म एज अ ट्रेड। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इंडिया के ट्रेड, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म। अब इंडिया में टूरिज्म मतलब समझते हैं बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं हमारे इंडिया में, घूमते हैं, इधर उधर होटल्स में जाते हैं, मार्केट में शॉपिंग करते हैं, तो ये भी एक ट्रेड है, इससे हमारे इंडिया की करेंसी बढ़ती है, ठीक है। सो द अराइवल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैज़ इंक्रीज्ड और कंट्री ओवर द ईयर्स। तो पिछले कई सालों में बाहर के जो दूसरे देशों के फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इट कंट्रीब्यूट्स 21,828 करोड़ एज अ फॉरेन एक्सचेंज। तो 21,828 21,828 करोड़, इतने करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज से हमें मिलते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, हमारे देश की इनकम होती है, ठीक है। टूरिस्ट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो टूरिज्म में क्या होता है, नेशनल मतलब देश और विदेश के लोगों के आइडियाज़ और विचार बढ़ते हैं, एक दूसरे के एक्सचेंज होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में आपस में बढ़ती है। अगर आप कहीं अमेरिका, यूरोप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ के लोगों से आप मिलोगे, वहाँ का कल्चर जानोगे, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी लोगों में बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। 15 मिलियन लोग डायरेक्टली एंगेज मतलब काम कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। कोई होटल लाइन में काम कर रहा है, कोई एज ए गाइड काम कर रहा है, कोई मार्केट्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। टूरिज्म हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो भी हाथ से बना हुआ सामान है, बाहर के लोग आते हैं, इनको खरीदते हैं, तो यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बना हुआ है और लोगों को वहाँ से बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स जो इंडियन टूरिज्म के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे इन डेली लाइफ। ये इस गलत लिखा हुआ, इन डेली लाइफ। हमारी लाइफ में रेलवे की क्या इंपॉर्टेंस है, रेलवे हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। रेलवे आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा सामान और पैसेंजर ढोने के लिए रेलवे का ही यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड, रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज along with transportation of goods over longer distances। तो रेलवे की वजह से ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बिजनेस, ठीक है, पॉसिबल होता है। साइट सीइंग मतलब आप कहीं भी ट्रेन में बैठ के साइड के जो नज़ारे लेते हैं वो हम देख पाते हैं। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा लोग करते हैं। अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे दूरी तक सामानों को ढोया जाता है, ठीक है। लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडियन रेलवे हैव बीन ग्रेट इंटीग्रेटिंग अ फोर्स मोर देन 150 ईयर्स। तो इसके अलावा मतलब ट्रांसपोर्ट के अलावा इंडियन रेलवेज पिछले 150 सालों से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, काम कर रही है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड्स द इकोनॉमिक लाइफ इन द country as well as accelerate the development of the country and agriculture। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे। डेवलपमेंट भी इससे हमारे देश का बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए रेलवे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सामान लाना ले जाना पैसेंजर्स के लिए, टूरिज़्म के लिए, साइट सीइंग के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। अगर रेलवे नहीं होगा तो सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना मुश्किल होगा।
नेम एनी 3 वाटरवेज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल वाटरवेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 वाटरवेज का नाम बताना हमारे इंडिया में जिसे नेशनल वाटरवेज माना गया है। तो फर्स्ट आता है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर पे बनाया गया है वाटरवेज इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया मतलब आपका कोलकाता में, ठीक है, कलकत्ता में। तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में पानी के बोट्स स्टीमर्स चलते हैं जिससे सामान ढोया जाता है, इसे बोलते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ठीक है। सेकंड, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है, ये बिटवीन सादिया एंड धुबरी, सादिया एंड धुबरी के बीच में है और इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। और ये गंगा रिवर पे है, ठीक है, इसका है 6, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर पे सदिया और धुबरी के बीच में है 891 किलोमीटर का वाटरवेज, उसका नंबर है वाटरवेज नंबर 2। गंगा रिवर पे इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है 1620 किलोमीटर का वाटरवेज नंबर 1, ठीक है। वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, यहाँ पे है आपका कोथापुरमा, कोट्टम, उद्योगा मेंडल एंड चंपकारा अनल्स, ये नेशनल वाटर नंबर 3 है। बट ये आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप 2 के बारे में पूछा जाता है, 2 आपको बताने हैं। एक गंगा रिवर का याद कर लेना, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर का कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेट प्लेन्स हैव मोर रेलवेज देन हिमालयन माउंटेन्स। जो प्लेन है, जो जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, ये जो एरिया है प्लेन है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, यहाँ पे रेलवे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हिमालयन, जो हिमालय का एरिया है वहाँ पे रेलवे बहुत कम है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों है? लेवल लैंड ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ का जो ग्राउंड है बहुत लेवल है, जिससे रेलवे को डेवलप करना बहुत आसान है, रेलवे लाइन बिछाना बहुत आसान है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द ग्रेट प्लेन्स एज कम्पेयर्ड विद द हिमालयन माउंटेन्स encouraged laying down the more railway lines to meet the demand of the passenger। तो जो प्लेन्स हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है, इसलिए यहाँ पे रेलवे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हिमालयन रीजन में पॉपुलेशन भी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है इतनी, एग्रीकल्चर भी नहीं, इसलिए वहाँ पे रेलवे कम है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टूरिज्म? टूरिज्म से आप क्या समझते हो? टूरिज्म कंप्राइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन अ प्लेस आउटसाइड देयर यूजुअल एनवायरनमेंट फॉर मोर देन वन कंसेक्यूटिव डे फॉर लेजर, बिजनेस एंड अदर पर्पस। तो टूरिज्म का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोग जहाँ आप रहते हैं उससे नॉर्मल जगह पे आउटसाइड मतलब दूसरी जगहों पे जाते हैं कम से कम 1 या 2 दिन के लिए, उसमें लेजर मतलब मौज मस्ती करने के लिए, बिजनेस के लिए या फिर दूसरे पर्पस के लिए, इसे कहते हैं टूरिज़्म, ठीक है। टूरिज़्म, टूरिस्ट विजिट अदर प्लेसेस फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, रिलीजियस एक्टिविटीज़, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म। तो लोग कहीं अगर दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ मेन पर्पस होता है टूरिज़्म। कौन कौन सा टूरिज़्म है? हेरिटेज टूरिज़्म। हेरिटेज मतलब जहाँ पे जैसे कोई पुराना कल्चर, जैसे बनारसी है, आप कहीं किसी पुराने मंदिर, किसी पुराने गुरुद्वारे जहाँ कल्चर देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हेरिटेज टूरिज़्म, ठीक है। रिलीजियस, जो धार्मिक जगह पे जाते हैं, ये आपका रिलीजियस हो गया, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है। इको टूरिज़्म, जहाँ पे इकोनॉमी मतलब लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जाते हैं, एडवेंचर करने के लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग टाइप के टूरिज़्म होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट के क्या एडवांटेज हैं? बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक तो इतना। फैसिलिटेज ईजी एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इससे एक फैसिलिटी मिलती है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का पहला एडवांटेज ये है कि पीपल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड,
हेल्प्स टू कैरी गुड्स एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फर्स्ट तो हो गया कि पीपल को, पैसेंजर को यहाँ से वहाँ भेजता है। सेकंड, गुड्स मतलब सामान को या मटेरियल को यहाँ से वहाँ भेजता है। हेल्प इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सामान को प्रोडक्शन बनाने में भी हेल्प करता है और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दूसरी जगह पे भेजने में भी हेल्प करता है। कनेक्ट्स मार्केट विद प्रोडक्शन सेंटर्स, जहाँ सामान बनता है वहाँ सामान बनने के बाद वो मार्केट में जाता है, और मार्केट में ले जाने के लिए क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोर्ट, चाहे रेल से जाए, चाहे एयर से जाए, चाहे रोड से जाए, ठीक है। प्रोमोट्स इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम अपने घर पे हैं, ठीक है, तो दूसरी जगहों से हम बड़े आराम से सामान को मंगा सकते हैं या हम वहाँ जा सकते हैं। ईजीली एक्सेस मतलब उस सामान तक बहुत ईजी से पहुँच सकते हैं। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट में भी ट्रांसपोर्ट का बहुत रोल है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड नहीं हो पाएगा। हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, और ट्रेड का वॉल्यूम मतलब ट्रेड का जो नंबर है, वॉल्यूम, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। बिजनेस को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे। सो इंडियन, सॉरी रेलवे नहीं, रोडवेज है, ठीक है। इंडियन रोडवेज कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है। रोड नेटवर्क इज़ एन एडुकेट फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके मुकाबले जो रोड हमारे पास है, रोड नेटवर्क है, वो बहुत इनएडुकेट मतलब बहुत कम क्वांटिटी में है, कम संख्या में रोड है हमारे पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सेकेंड, अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, आधे से ज़्यादा रोड हमारे अनमेटल्ड हैं जो बारिश के टाइम में ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेशनल हाईवेज आर इनएडुकेट आर पुअरली मेंटेन, जो नेशनल हाईवेज़ हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को जोड़ते हैं वो इनएडुकेट मतलब उनकी संख्या भी बहुत कम है और उनकी जो मेंटेनेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पुअरली मेंटेनेंस मतलब उनकी मेंटेनेंस बहुत ख़राब है। द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़, शहरों में जो रोड हैं बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड मतलब बहुत नैरो हैं, बहुत पतले पतले रोड है जहाँ ट्रैफिक बहुत जाम लगता है। एंड आर लेकिंग सेफ्टी मेजर्स, और बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स, आपने देखा हो कई बार रोड में गड्ढे होते हैं जिससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सिग्नल सही नहीं होते या ब्रेकर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, ज़्यादातर जो ब्रिज हैं, पुल हैं और कलवर्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ये पुराने हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा नैरो मतलब पतले हैं, जिससे गाड़ियाँ आना जाना बहुत प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स, और जो सुरक्षा के लिए जो चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी के लिए वो भी बहुत कम हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं रोडवेज़, इंडियन रोडवेज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया, इंडिया की रेलवे के क्या फीचर्स हैं मतलब क्या खासियत है इंडियन रेलवे की। फर्स्ट पॉइंट, वेरी यूज़फुल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स एंड मटेरियल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हैवी मतलब भारी सामान के लिए, ठीक है। कंपेरेटिवली चीपर देन रोडवेज एंड एयरवेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपको सामान भेजना है या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे सस्ता साधन है रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के कंपेरिजन में। रोडवेज एयरवेज महंगा पड़ता है और चीपर सस्ता पड़ता है आपका रेलवे, ठीक है। गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारा लाखों 10 से 12 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार देता है रेलवे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द इंडियन रेलवेज आर लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग रन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारा इंडियन रेलवे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी अंडरटेकिंग है, मतलब जो सरकार के अंडर में कोई भी संस्था है, ठीक है, रेलवे वो सबसे बड़ी है और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया, इंडिया में फ्रेट मीन्स सामान और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रिंसिपल सबसे मेन ट्रांसपोर्ट का तरीका है रेलवे। रेलवे कंडक्ट मल्टी फेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स,
ठीक है। अब रेलवे से बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जैसे बिजनेस, साइट सीइंग, मतलब इधर उधर हम घूमने जाते हैं तो नज़ारे देखते हैं ना, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सामान का भी ट्रांसपोर्ट होता है। एक्ट्स एज इंटीग्रेटिंग फोर्स बाय ब्रिंगिंग पीपल क्लोज टू ईच अदर। और इंटीग्रेटिंग मतलब पूरे देश को एक करने में रेलवे का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर कश्मीर में या कहीं नॉर्थ इंडिया में रह रहा हो, साउथ में ही उसको जाना है, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो बस से तो पॉसिबल है नहीं, तो ट्रेन से आराम से वो पहुंच सकता है। तो लोगों आप एक दूसरे से कल्चर को समझ सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड प्रोवाइड कंफर्ट ऑफ अ होम। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर जाना है तो रेलवे आपके लिए सबसे कंफर्ट है, अपने घर जैसा फील होता है वहाँ पे, खाना भी है, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज। अब इसमें हम काफ़ी मिनट क्वेश्चन ये सीखें कि रेलवे के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेलवे इंस्टॉलेशन, जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है, रेलवे डिब्बे या इंजन बनाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ये मतलब पैसा चाहिए। तो पहली बात है कि रेलवे स्टार्ट करने के लिए, कहीं नया ट्रैक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। सेकंड, मेंटेनेंस एंड अपकीप्स इज़ वेरी कॉस्टली। रेलवे में मेंटेनेंस करना या उसको चलाए रखने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कंस्ट्रक्शन इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली इन अनइवन एंड हाई हिल्स एंड डेजर्ट। तो रेलवे को बनाना, रेलवे लाइंस बिछाना बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा भी है। कहाँ पे? अनइवन मतलब जहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह होती है, हाई हिल्स पहाड़ियों पे, या फिर डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट, नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रीशेबल गुड्स। प्रीशेबल मीन्स जो सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसमें लेट हो जाता है, तो सामान ख़राब हो सकता है। टिकट्स लेस ट्रेवलर्स, तो बहुत सारे ट्रेवलर ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं, तो ये रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थेफ्ट एंड डैमेजिंग द रेलवे प्रॉपर्टी, आपने सुना होगा रेलवे में चोरी भी होती है, ठीक है। और रेलवे की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ते भी हैं। आपने देखा कई सारे आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक को उखाड़ देते हैं, इंजन में आग लगा देते हैं, तो ये रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है। अननेसेसरी चैन पुलिंग टू स्टॉप ट्रेन, लोग ऐसे ही मतलब कुछ लोग होते हैं शरारती, वो बिना किसी बात के चैन पुल कर देते हैं, जिससे ट्रेन रुक जाती है, उससे रेलवे का बहुत नुकसान होता है, पैसेंजर को भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंस, ठीक है। और उसके अगला पॉइंट है सिंक, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसको मत करो। सिंकिंग एंड स्लिपिंग ऑफ ट्रैक इन रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब बारिश होती है तो सिंक मतलब डूब जाते हैं, रेलवे ट्रैक डूब जाते हैं, और स्लिप ऑफ द ट्रैक, और ट्रैक से दूर हट जाते हैं, मतलब रेलवे लाइन बह जाती है कई बार इतनी बाढ़ में या पानी में। मॉडर्नाइजेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, और हमारे रेलवे को मॉडर्न करना, और उसमें बहुत जगह पे अभी भी रेलवे लाइन के लिए बिजली की लाइन नहीं बिछी, वहाँ पे अभी भी डीजल या कोयले से गाड़ियाँ चलती हैं नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत पैसा लगता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेलवे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर कैसे रेलवे के पैटर्न को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं, ठीक है। द लेवल एंड एक्सटेंसिव नॉर्दर्न प्लेन्स विद हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड रिच एग्रीकल्चर फेवर्स डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। तो नॉर्दर्न प्लेन है नॉर्थ इंडिया के, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो ये नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट हैं, हरियाणा, पंजाब, ये प्लेन है, समतल है, यहाँ पे रेलवे बिछाना बहुत आसान है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ रेलवे बिछाना बहुत आसान है। हाउएवर द वाइड रिवर्स दैट फ्लो हेयर कैन नॉट बी क्रॉस विदाउट ब्रिजेस।
लेकिन यहाँ पे इन एरियाज़ में क्या होता है, नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी, जैसे हमारी गंगा है, यमुना है, इन पे ब्रिज बनाने पड़ते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। बिकम एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ रेलवे, और ये ब्रिज बनाने में रेलवे को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। हाई रिलीफ, sparse population and lack of economic opportunities in the Himalayan region create unfavorable condition for laying the railway lines। तो जो हिमालय के रीजन होते हैं, हिमालय एरियाज होते हैं, वहाँ पे हाई मतलब ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। स्पार्स पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत कम है, दूर दूर लोग रहते हैं। लेक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत कम हैं, रोज़गार नहीं है, इसलिए वहाँ पे रेलवे लाइंस इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल आर एडिशनल प्रॉब्लम, और वहाँ पे लैंडस्लाइड, ज़मीन भी आपने देखा होगा कई बार, पहाड़ भूकंप में मिट्टी कट जाती है तो उससे रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ पे रेलवे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हिमालयन रीजन में रेलवे इतना ज़्यादा एडवांस क्यों नहीं है और नॉर्दर्न प्लेन में इतना एडवांस क्यों है, तो दोनों के आंसर आपको मिल गए। नेक्स्ट, द पेनिनसुलर रीजन विद देयर हिली टेरेंस ऑल्सो मेक इट डिफरेंट टू ले रेलवे ट्रैक्स। पेनिनसुलर मतलब जो साउथ इंडिया का एरिया है, वहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं, उस एरिया में भी रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल है। इन सच एरियाज रेलवे ट्रैक्स हैव टू बी लेड थ्रू लो हिल्स, गैप और टनल्स। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियों पर ट्रेन चलाई जाती है, या फिर टनल्स मतलब सुरंगें बनाई जाती हैं। द लो फ्लड प्लेन्स ऑफ आसाम एंड बिहार वेयर फ्लड्स आर कॉमन हैव डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रेलवे लाइंस। बिहार और असम के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे भी रेलवे को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। बाढ़ में रेलवे के ट्रैक सारे डूब जाते हैं और वहाँ पे रेल चलाना मुश्किल होता है। डेजर्ट इन राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स ऑफ सह्याद्रीज वर अनफेवरेबल डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। तो रेगिस्तान है राजस्थान का, रेत, उस ज़मीन पे भी रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि इंडिया में जो डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन है, कहीं कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं प्लेन है, कहीं निचला इलाका है, तो कहाँ पे रेलवे बिछाना बेटर है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्दर्न प्लेन इंडिया के हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, वहाँ पे रेलवे लाइन्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में कम। नेक्स्ट, नेम 2 नेविगेशनल रिवर्स ऑफ इंडिया। तो 2 रिवर के नाम बताने हैं जिनमें नेविगेशन मतलब जहाँ पे हम शिप या नाव चला सकते हैं, चलाई जाती हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इनलैंड वाटर वेज आर वाइडली यूज्ड। और इंडिया के किस हिस्से में इनलैंड वाटर वे, इनलैंड वाटर में मतलब हमारे देश की बाउंड्री के अंदर नदियों या नहरों के द्वारा जो जहाज़ या बोट के से हम ट्रेडिंग करते हैं, सामान इधर उधर ले जाते हैं, ठीक है। राइट टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनलैंड वाटर लैंड ट्रांसपोर्ट। तो 2 एडवांटेज आपको बताने हैं इनलैंड वाटर वे के और 2 डिसएडवांटेज, ठीक है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर 2 नेविगेशनल रिवर्स ऑफ इंडिया। तो गंगा नदी है और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 2 नदियों में नेविगेशन मतलब नाव चलती हैं, जिससे सामान इधर से उधर ले जाते हैं। इनलैंड वाटरवेज आर वाइडली यूज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे कोलकाता साइड में ज़्यादा होता है नेविगेशन। मेरिट, इसके फ़ायदे क्या हैं? इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन है। सेकेंड, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नेशनल ट्रेड एंड कैरिंग पैसेंजर इज़ कंसर्न्ड। तो ट्रेड के लिए तो बहुत अच्छा है, सामान लाने ले जाने के लिए, ठीक है, और पैसेंजर भी इधर से उधर जा सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं इसके, नुकसान क्या हैं वाटरवेज के? सच अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड इन स्कोप। ये बहुत लिमिटेड है। आपको पता है हमारे यहाँ नदियाँ रहती हैं तो उसमें कहीं तो पानी ही नहीं होता है, और पानी भी है तो उनके शहरों से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए इसका जो यूज़ है बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। अ वेरी फ्यू रिवर टू शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस आर नेविगेबल। बहुत कम नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ दूरी के लिए हम नेविगेट कर सकते हैं, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे दिल्ली में यमुना है, यमुना में इतना पानी होता ही नहीं कि वहाँ पे हम नेविगेट कर सकें, सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्सप्लेन द डिफरेंट रीजन्स फॉर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड नेटवर्क वाया द रेल ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन में आपको ये बताना कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है रेलवे ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में कितना बेहतर है, मतलब रेलवे से अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट है, तो आपको बताना है क्यों है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन रेलवे लाइंस। तो रोड बनाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं और रेलवे लाइन के कंपेरिजन में बहुत कम पैसे लगते हैं। रेलवे लाइन बिछाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, रोडवेज के लिए बहुत कम पैसे लगते हैं। रोड्स कैन बी ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। तो रोड्स आप पहाड़ी इलाका हो, नैरो बहुत घनी आबादी का हो, बाढ़ वाला इलाका हो, हर जगह आप रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हर जगह बना सकते हैं। टोपोग्राफी मतलब हमारी ज़मीन की कैसी बनावट है उससे रोड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रेलवे में प्रॉब्लम आती है कि उसमें ट्रैक बिल्कुल सीधा चलता है, रोड तिरछा टेढ़ा आड़ा कैसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, रोड्स कैन बी नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स। जहाँ पे ढलान होती है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी रोड बन सकते हैं। सच एज ट्रेवलर माउंटेन्स, सच एज हिमालयन। जैसे हिमालय पे रोड बने होते हैं, वहाँ बसें जा सकती हैं पर ट्रेन नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे रोड को बचाना आसान है। ये एडवांटेज है रोड का। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे आपको 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के लिए किसी को जाना है, कम लोगों को, 2 या 4, 10 लोगों को, या फिर थोड़ा सामान ले जाना, तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट बेटर है। ट्रेन छोटे या कम डिस्टेंस के लिए बेटर नहीं है। 4 लोगों के लिए ट्रेन नहीं चलेगी, 4 लोगों के लिए कार या बस चल सकती है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेन आपको घर तक नहीं छोड़ेगी, नहीं, रोड होता है आपके गेट तक बना होता है, तो ये रोड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। दस कॉस्ट ऑफ द लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। तो कोई चीज़ लोड करना या अनलोड करना, उसकी जो कॉस्ट होती है, कीमत होती है, बहुत कम आती है रोड ट्रांसपोर्ट में। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज टू अ फीडर ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। रोड का एडवांटेज ये है कि रोड आपको रेलवे तक, रेलवे स्टेशन भी छोड़ सकता है, रोड से आप एयरपोर्ट भी जा सकते हो, और रोड से आप सी पोर्ट, समुद्री जहाँ चलते हैं वहाँ पे भी आपको छोड़ सकता है। तो बाकी ट्रांसपोर्ट तक पहुँचाने का काम भी रोडवे करता है। तो रोडवेज के ये एडवांटेज हैं सारे। ठीक है, विच एजेंसी प्रोवाइड एयर ट्रेवल सर्विस इन नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न एंड ऑफ शोर एरियाज ऑफ इंडिया। तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जो पहाड़ी इलाके हैं उस साइड में, और ऑफ शोर जो समुद्री किनारे हैं, वहाँ पे कौन सी एयर एजेंसी ट्रेवलिंग सर्विस देती है। अगर आपको घूमना है, वहाँ पे जाना है बाय एयर, तो कौन सी एजेंसी आपको प्रोवाइड करेगी एयर फैसिलिटी। एक्सप्लेन वाई एयर ट्रांसपोर्ट इज़ प्रेफर्ड नॉर्थ इंडियन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाते हो, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश साइड में, तो सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट आपके लिए एयर ट्रांसपोर्ट ही क्यों है, जिसका जवाब आपको इस क्वेश्चन में देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। क्या नाम है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स एयर ट्रेवल सर्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओगे तो वहाँ पे जो एयर ट्रेवल होगा आपको पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स द एयर ट्रांसपोर्ट इज़ प्रेफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो नीचे जो रीज़न है, कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना तो बाय एयर ही जाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्या क्या रीजन्स हैं? फर्स्ट, दीज स्टेट्स आर मोस्टली लाइज इन हिली एरियाज एंड डिफ़िकल्ट टू टेरेन आर देयर। तो यहाँ पे मोस्टली सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाके, और पहाड़ी इलाकों में ट्रेन से आप जाओगे तो ट्रेन, रेलवे वहाँ पे पॉसिबल नहीं है बनाना। बस से जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है। सेकेंड, डेंस फॉरेस्ट अराउंड दिस रीजन, यहाँ पे इस एरिया में जंगल बहुत घने घने हैं। ठीक है। थर्ड, बिग रिवर्स एंड डाइसेक्टेड रिलीफ फाउंड इन दिस एरिया, तो बड़ी बड़ी नदियाँ हुई हैं, ऐसे ऐसे एरिया हैं जो बाकी एरिया से बिल्कुल हट के मतलब कटे हुए हैं,
वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए एयर से बेटर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। हैवी रेनफॉल एंड फ्रिक्वेंट फ्लड, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए रेलवे या अदर ट्रांसपोर्ट बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। ड्यू टू ऑल ऑफ अवर रिटर्न रीजन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड ले रेलवे लाइन्स। तो जो ऊपर आपने रीज़न पढ़े, इनकी वजह से वहाँ पे रोड बनाना या रेलवे लाइन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दैट्स वाई एयर ट्रांसपोर्ट इज़ प्रेफर्ड इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कहीं सिक्किम, गुवाहाटी जाना है तो आप बाय एयर जाइए, लेकिन ट्रेन या बस से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड नेटवर्क। पाइपलाइन हमारे लिए इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस क्यों हैं, इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों हैं, ठीक है। पाइपलाइंस आर यूज्ड ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। तो कच्चा तेल है जो ज़मीन के नीचे से निकलता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, उसको ट्रांसपोर्ट करने में पाइपलाइन का यूज़ होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल प्लांट, ठीक है। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस, इनको रिफाइनरीज तक ले जाने के लिए, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री तक ले जाने के लिए और बड़े बड़े थर्मल प्लांट तक ले जाने के लिए पाइपलाइन का यूज़ होता है। ये पॉइंट आप रट लो अच्छे से। नेक्स्ट, सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। सॉलिड मतलब जैसे एक तरह से आपने देखा होगा जब लेंटर पड़ता है तो उसमें हल्का सॉलिड भी होता है, कुछ पानी मिलाते हैं, उसको पाइपलाइन के थ्रू पुश कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम इसको यूज, स्लरी मतलब उसको गीला करके, किसी सॉलिड से मिट्टी है, मिट्टी में पानी मिला दो तो गीला टाइप का हो जाएगा, उसको उस फॉर्म में हम पाइपलाइन के थ्रू भेज सकते हैं, ऐसी किसी और भी चीज़ को, ठीक है। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। तो ये जो रिफाइनरीज हैं बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस की पे डिपेंडेंट जो फर्टिलाइजर प्लांट है वो सिर्फ इसीलिए बन पाए हैं क्योंकि पाइपलाइन की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। पाइपलाइन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इनको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। नेक्स्ट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। तो पाइपलाइन को बिछाने में स्टार्टिंग में बिछाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद कोई खर्चा नहीं आता, कोई मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादातर नहीं आता। बस आपको बॉल्व ऑन करना है और सीधे मटेरियल जो भी आपको पहुंचाना है इजीली पहुंच जाएगा। पाइपलाइंस कैन बी लेड एनीवेयर इन माउंटेन्स रीजन, डेजर्ट, अंडर सी एंड हिल एरियाज। पाइपलाइन कहीं भी आप बिछा सकते हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे डेजर्ट रेगिस्तान हो, चाहे समुद्र के नीचे भी बिछा सकते हैं और पहाड़ों पे भी बिछा सकते हैं। ये पाइपलाइन के एडवांटेज हैं। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉस एंड डिले। अब कोई भी सामान अगर हम ट्रेन से या बस से, एयर या शिप से भेजते हैं तो कई बार लेट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन पाइपलाइन से कोई चीज़ नहीं है और टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पैसा भी कम से कम लगता है। इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। गाड़ी कुछ चलती हैं तो उसमें पॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली जैसे घरों में पानी आता है पाइपलाइन से तो कोई प्रॉब्लम पाइपलाइन से नहीं होती है, ठीक है। सो इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।